योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई आपको जमीन पे कहीं नहीं दिखेंगी। जाट, पासी, यादव, मुसलमान नौजवानों को छांट छांट के योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने एनकाउंटर कराया। एक डीएसपी को वर्दी के अंदर दिन दहाड़े मार दिया जाता है। मुसलमानों के यहाँ पुलिस ने और पीएससी ने सीढ़ियां लगा लगा के घरों में घुस के हमारी खवातीन की बेइज्जती की है। जनता पार्टी की सरकार जानी चाहिए क्योंकि ये मनहूस सरकार है। नमस्कार, मैं अतीक खान, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविवार को रोहिलखंड की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के पास अपना पैगाम लेकर पहुंचे हैं। ये पैगाम अखिलेश यादव का है, जो वो राज्य की तमाम छोटी पार्टियों को दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2022 में छोटी पार्टियों को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। इसी कड़ी में रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह आला हजरत पर हाजिरी लगाई और आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां से मुलाकात की। अमीक ने मौलाना तौकीर रजा को अखिलेश यादव का वो पैगाम दिया जिसमें वो छोटे दलों को साथ मिलाकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाए हुए। दोनों नेताओं की करीब 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई, लेकिन इसमें मौलाना तौकीर रजा खां ने कुछ शर्तें रखी हैं। उनके कुछ शिकवे भी हैं जो समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल को लेकर हैं। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में कुछ मुस्लिम लड़कों का उत्पीड़न हुआ, डीएसपी जियाउल हक की हत्या हो गई, उन्हें न्याय नहीं मिला। कि अगली सरकार में अखिलेश यादव हमें ये विश्वास दिलाएंगे कि मुस्लिम समाज पे इस तरह के उत्पीड़न नहीं होंगे। मौलाना ने कहा कि हमारी एक और मांग है, वो है दंगा आयोग बनाए जाने की। मौलाना की इन शिकवों से अमीक थोड़ा असहज हुए। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि अगर मौलाना इस दावत पे, इस न्योते पे राजी होते हैं तो उनकी एक मीटिंग अखिलेश यादव के साथ कराई जाएगी, जिसमें वो मिलकर अपनी जो उनके अधिकार या जो वो चाहते हैं, जिस तरीके के उनके प्रस्ताव हैं, उनकी मांगे हैं, वो उन पर रख के बात कर सकते हैं। में आना हुआ आपने? देखिए, भारत में जो हमारे जो बहुत अजीमुशान सूफी संत रहे, उसमें आला हज़रत का जो मुकाम है वो चाहे इस्लामी फ़िक्र में हो, चाहे वो इस मुल्क की जो मिट्टी है, जिसको हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म की जो रूह है हमारे देश की, इन बुज़ुर्गों ने, आला हज़रत ने, इन लोगों ने मुल्क को सींचा और यही हमारे देश की दौलत है, यही खूबी है और यही हमें दुनिया में बहुत विशाल बनाती है। प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत। तो मैं हाज़िरी लगाने की निस्बत से मेरा बरेली आ जाना हुआ है और मेरे दिल में ख्वाहिश है, एक इच्छा है। लोग ऐसा कहते हैं कि सबकी यहाँ सुनी जाती है, तो मैं आज इसलिए भी आया हूँ कि आला हज़रत के दरबार में बतौर भिखारी मैं जब जाऊँगा तो उनसे मैं दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 2022 में वज़ीर आला बने, मुख्यमंत्री बने और किसानों की, मज़दूरों की, गरीबों की, कमज़ोरों की, जो शोषित वंचित हैं, उनकी हुकूमत दोबारा से 2022 में बने और वो मुख्यमंत्री बने। क्योंकि पिछले 4-4.5 साल में आपको मालूम है कि पूरा सूबा टूट चुका है और कोविड के टाइम पे तो पूरी कलई खुल गई। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप सोचिए कि उन्होंने यहां तक सोचा था कि जो हमारे गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है, एक झोपड़ी में, उनका ख्याल था, मतलब पेंशन उनके लिए थी। हमारी बेटियां, कोई भी बेटियां हो, वो हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कोई गार्ड्स की लड़की है, कोई मजदूर की लड़की है, कोई खेतिहर की बेटी है, क्योंकि पैसा नहीं है, किसानी से वो फसल में उनको नहीं मिल रहा है कुछ। तो अखिलेश जी ने उस समय कन्या विद्याधन के जरिए 20-20 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप उन बेटियों के लिए किया था। उन बेटियों के बारे में उनके हाथ में लैपटॉप थमाया, एक सपना दिया और
पुलिस का जो दुनिया का यूरोप का सबसे बड़ा टॉप जो सिस्टम था, वो डायल 100 ले आए और उसको सेंट्रलाइज किया। उसके बाद उन्होंने हमारी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए एक बहुत ही मजबूत पावर लाइन 1090 दिया। डेवलपमेंट जो कुछ हुआ ये सब बताता है कि आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितनी भी घोषणाएं हुई आपको जमीन पे कहीं नहीं दिखेंगी। जो भी फीते हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो काटे हुए उसमें दोबारा फीता काट दिया, चाहे वो मेट्रो का मामला हो, इवन बाबा एक्सप्रेसवे का भी फीता काटा है। तो सूबे में जो किसान है वो बहुत परेशान है। बरेली का ये जो पूरा हमारा खित्ता है ये बहुत ही खेती किसानी का एरिया है। लेकिन आप सब पत्रकार साथी जानते हो कि जो एमएसपी है धान का और जो गेहूं का जो मूल्य था वो लागू नहीं हुआ, और जो एमएसपी था 1868 रुपए, उनको मजबूरन हमारे मुल्क के यूपी के किसानों को 1000 रुपए में उनको व्यापारियों को बेचना पड़ा। तो किसान परेशान है। छाट छाट के ये जो क्षेत्र है पूरा गाजियाबाद से शुरू होता है, गुर्जर, जाट, पासी, यादव, मुसलमान नौजवानों को छांट छांट के योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने एनकाउंटर कराया। इन सब से पूरे सूबे में बहुत गुस्सा है और हम चाहते हैं कि जब हमारे सूफी संतों का एक बहुत बड़ा किरदार उत्तर प्रदेश को बनाने में रहा तो हुकूमत में क्यों ना हो। पिछड़ों का आबादी 60% है लेकिन आरक्षण 27% है। हम चाहते हैं कि 60% आरक्षण पिछड़े समाज को मिले। मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी है, 17-18% है। तो उनका जो हक हकूक है, जैसे पिछली सरकार में जितने स्कॉलरशिप थे, जितने सरकार के प्रोग्राम थे, उनकी आबादी के हिसाब से हमने उसको लागू किया। हम चाहेंगे कि शिक्षा में, नौकरियों में जो तबके पीछे रह गए उन्हें लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं अमीक भाई, आप मौलाना साहब के साथ में हैं, मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ में, उनकी खुद की एक पार्टी है, पॉलिटिकल शख्सियत है, तो इस मुलाकात के मायने क्या है? दरगाह पे आप आए हैं, ठीक है। देखो, आदरणीय अखिलेश जी चाहते हैं कि पूरे सूबे की जितने भी इलाकाई पार्टियां, और मौलाना साहब तो समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने पिछली सरकार में मदद भी की थी। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी इलाकाई पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि उन सबको लेकर सरकार बनाने की तरफ हम लोग आ गए। तो हम लोग चाहेंगे कि हजरत मौलाना समाजवादी पार्टी की पूरी जो मुहिम है बीजेपी आरएसएस को धराशायी करने की, उसमें मदद करें। और जो हिस्सेदारी है, जो हक हकूक की बात है, हम चाहेंगे कि बहुत जल्द अगर हजरत तैयार होते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से उनकी मुलाकात हो और दो अध्यक्ष आपस में बात करें। यही पैगाम लेकर आए आप? बस पैगाम तो बस यही है। पैगाम मोहब्बत का है और कौमी एकता का है, भाईचारे का है, और एक इंतजा है कि इस यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं होता। तो देखें, भगवान अल्लाह ताला ईश्वर हमें आपको कितना कामयाब करता है। मौलाना साहब, अमीक भाई आपके यहाँ आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। क्या इस मुलाकात के मायने क्या हैं? जो पैगाम वो आपको बता रहे हैं, जो हम लोगों को बता रहे हैं, क्या कहना है आपका? एकता का, भाईचारे का पैगाम तो घर घर जाना चाहिए और लोग जाते रहे। रात मेरे भाई से तफसील से गुफ्तगू हुई, मुलाकात जी से होनी चाहिए और हम मुलाकात करेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले हमारी कुछ उलझने हैं, वो हम चाहते हैं कि उससे पहले वो दूर कर दी जाए। मैंने अमीर भाई को ये तमाम चीज़ें नोट भी कराई है। अमीर भाई ने जैसे अभी कहा कि पिछली सरकार अखिलेश यादव जी की, उसके कुछ काम भी बताए, लैपटॉप जो बांटे गए थे वो भी याद दिलाया। अब जब पिछली सरकार जब याद आती है तो मैंने आपसे कहा है कि मेरी ये बातें तमाम अखिलेश यादव जी तक पहुंचा दें ताकि आने वाले वक्त में वो उन चीज़ों को ठीक कर सके। और अगर हमें उम्मीद दिलाई जाती है, यकीन दिलाया जाता है
तो हम उनसे बैठक भी करेंगे। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव जी का भी ये कहना है और बाकी लोगों ने भी ये कहा, पिछली सरकार में जब दंगा होता था, फसाद होता था, हम उनसे कहते थे कि भाई, तो हमसे अखिलेश यादव जी कहते थे कि सरकार को बदनाम करने के लिए आरएसएस वाले साजिश कर रहे हैं, बीजेपी वाले ये तमाम साजिश रच रहे हैं। आज जो सरकार में बैठे हुए हैं, जब कल ये सरकार में नहीं रहेंगे तो ये घर जाके तो नहीं बैठेंगे, ये अपने पुराने काम पे वापस आएंगे। वही दंगा फसाद, वही लूटपाट का माहौल, वही बम ब्लास्ट, वही आतंकवाद। उस वक्त मैं ये जानना चाहता हूं कि जब अखिलेश जी की सरकार होगी तब उनका 5 साल सरकार चलाने का क्या रूट मैप उन्होंने तैयार किया है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या उनका प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम पहले हमें बताया जाए। क्योंकि पिछली सरकार का, जैसे आपने लैपटॉप का याद दिलाया, मुझे याद आता है वो दंगे फसाद, 100 से ज्यादा दंगे, मुझे याद आता है मुजफ्फरनगर। उन तमाम चीजों की मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना, मुझे वो याद है कि किस तरह सरेआम दिन दहाड़े एक डीएसपी को वर्दी के अंदर दिन दहाड़े मार दिया जाता है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है, उसके कातिल नहीं पकड़े जाते हैं। दिन दहाड़े खालिद मुजाहिद को लखनऊ में सरेआम मार डाला जाता है, कोई इंसाफ नहीं होता है। मैंने देखा है कि किस तरह मुसलमानों के यहाँ पुलिस ने और पीएसी ने सीढ़ियां लगा लगा के घरों में घुस के हमारी खवातीन की बेइज्जती की है। मुझे मसूरी याद आता है, जहां पुलिस ने हवाई फायरिंग नहीं की भीड़ पे, बल्कि सीधे बराह रास्त मुसलमान बच्चों के सीनों पर गोलियां चलाई। अखिलेश सरकार के दौर की वो तमाम बातें मुझे याद आती है। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी चाहिए, क्योंकि ये मनहूस सरकार है। इसे हिंदू भी नहीं चाहता कि ये आगे काम करे, इसे मुसलमान भी नहीं चाहता, लेकिन इनको हटाने के बाद हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सबके लिए बराबरी का काम कर सके। हमारे साथ कल दंगा फसाद होगा, हमारे साथ क्या रवैया सरकार का होगा, क्योंकि अखिलेश यादव आसमान से कोई पुलिस नहीं लेके आएंगे, यही पुलिस होगी, इसी से काम लेना होगा। तो हम पहले वो तमाम चीजें समझना चाहते हैं, बातचीत, और हमारी बहुत सी शराइत है। ये एक शर्त मैंने आपको बताई है, तफसील से आपसे भी बात हुई है और आपसे मैंने दरख्वास्त की है कि अखिलेश जी तक मेरी ये बातें पहुंचाए। और हमारी कोशिश तो ये है कि ये सरकार जानी चाहिए, लेकिन जो भी सरकार आए वो ऐसी सरकार आए कि हमें उन तमाम तकलीफों से दोबारा ना गुजरना पड़े। आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले अगर हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश में दंगे फसाद की राजनीति करते हैं तो हमें एक तो दंगा आयोग बनाया जाना बेहद जरूरी है। मैंने पिछली सरकार में भी मैंने ये मांग रखी थी और मैंने वो नाम भी दिए थे, मैंने तमाम लोगों से मिलकर बात की थी। दंगा आयोग बनाया जाना चाहिए और हर दंगे की जांच बारीकी से और पारदर्शी होनी चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि असल दंगाई कौन है, कौन सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उन पर अगर ये लोग गौर कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के दिन बेहतरी के दिन होंगे, अच्छाई के दिन होंगे और मनहूसों से निजात मिले। लेकिन जो आए वो अच्छे आए और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ बराबरी का सलूक करें, किसी के साथ तासुब ना हो, किसी के साथ नफरत ना हो। इन तमाम चीजों पे बात करने के बाद इंशाल्लाह आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अभी आप आए हैं, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है और हमने और आपने बहुत मिलकर काम भी किया है, बहुत दौरे भी किए हैं, बहुत संघर्ष भी किए हैं और आगे भी यकीन है कि हम लोग साथ मिलकर काम कर सकेंगे। अगर हमारी इन शराइत को आपने पहुंचा दिया और उन पर संजीदगी से गौर कर लिया तो मैं समझता हूं कि शायद कल हम लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे और काम करेंगे।